वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का जो इवेंट होता है ये बेसिकली है डिबेट्स करने होते हैं या फिर कंटेंट राइट करना होता है या फिर इंडिविजुअली क्रिटिकल थिंकिंग का एक टेस्ट होता है एमसीक्यू टाइप। आपको क्या लगता है कि कंटेंट राइटिंग में आपके कंटेंट में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको वो पोजीशन भी मिले? प्रिपरेशन के लिए जो रिसोर्स पैक है ना उन्होंने वो दिया था, तो एक दिन पहले मैंने उससे गो थ्रू कर लिया था ना। हमारे जो ब्रिक स्कूल है ना उसकी किसी फॉर्मर स्टूडेंट से मिला था जो आईएसएल चले गए थे, जो कि वेन्यू था रीजनल राउंड का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनकी अचीवमेंट से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और आपको भी पता चले कि दुनिया में लोग किस किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स अब तक अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानियाल काजी साहब, इनकी टीम की अचीवमेंट ये है कि इन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर कप में पार्टिसिपेट किया और इसके जो 3 राउंड होते हैं, रीजनल, ग्लोबल और फिर उसके बाद एक और राउंड जो फाइनल होता है, इन तीनों में अपनी पोजीशंस हासिल की। ख़ास तौर पे जो इनकी 61st पोजीशन है जो कि इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं, सिलिकॉन वैली से, यूके से, यूएसए से लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इनकी 61st पोजीशन आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का इवेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, इन्होंने किस कैटेगरी में पोजीशन हासिल की और इसमें एनरोल करने का क्राइटेरिया क्या है, तरीक़ेकार क्या है। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दानियाल काजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ मैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड स्कॉलर्स कप का जो इवेंट होता है ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हर साल ना एक थीम होता है और थीम के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, एक सोशल स्टडीज़ और लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूज़िक और एक मिसलेनियस स्पेशल एरिया। उस पे ना हमने उन टॉपिक्स पे हमने या तो डिबेट्स करने होते हैं या फिर कंटेंट राइट करना होता है या फिर इंडिविजुअली क्रिटिकल थिंकिंग का एक टेस्ट होता है एमसीक्यू टाइप, या टीम के साथ क्रिटिकल थिंकिंग का एक टेस्ट होता है। जैसे पूरे रूम में होते हैं और सामने स्क्रीन होती है और हमने टीम के साथ रिमोट से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? एक डिबेट होता है, एक कोलैबोरेटिव राइटिंग और एक स्कॉलर्स चैलेंज जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है और एक स्कॉलर्स बोल जो ये टीम के साथ जो टेस्ट होता है। अच्छा, आपने जो 61st पोजीशन हासिल की, ये आपकी टीम की थी? टीम में कितने लोग थे और टीम का क्या एक वो प्रोसेस होता है सारा? मेरी टीम के साथ ये थी, टीम में 3 लोग होते हैं और या तो आप अपने खुद के सर्कल के साथ आप एक टीम गैदर कर लेते हो जैसे अपने स्कूल के लोगों के साथ, या फिर अगर आप एज अ सोलो स्कॉलर जा रहे हो ना तो फिर वो आप किसी के साथ भी आपको ज्वाइन कर देते हैं, यानी किसी और कंट्री की किसी टीम के साथ जिनको एक और टीम मेंबर की ज़रूरत हो। 3 लोग होते हैं इसमें? जी, 3 लोग एक टीम में। अच्छा, आपने स्पेसिफिकली जो है वो किस कैटेगरी में अपना जो है वो अपने मार्क्स या बेस्ट स्कोर हासिल किए? राइटिंग में। सही, राइटिंग में। तो राइटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? ये जो टीवी शोज़ और एनिमे वगैरह और जो गेम्स होते हैं ना, इनकी स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। तो क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ा क्रिएटिव बच्चा था मैं सोचा था कि इसमें भी ना मैं खुद भी अपने कुछ बनाऊँ ना, तो इससे मुझे कंटेंट राइटिंग का भी मुझे शौक़ हो गया क्योंकि मुझे ना आइडियाज़ एक्सपेंड करने में मुझे थोड़ा मज़ा आता है। अच्छा, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो इवेंट है इसमें आपने पार्टिसिपेट करने का कब सोचा? आपको पता कैसे चला कि ये एक इवेंट होता है और फिर इसमें पार्टिसिपेट करने का आपने क्यों, कैसे सोचा? इस इवेंट के रेफरेंस मुझे ना हमारे जो ब्रिक स्कूल है ना उसकी किसी फॉर्मर स्टूडेंट से मिला था जो आईएसएल चले गए थे, जो कि वेन्यू था रीजनल राउंड का, इंटरनेशनल स्कूल लाहौर। तो वहाँ से जब इस इवेंट का पता चला तो फिर इसमें पार्टिसिपेट करने की वजह ये थी कि क्योंकि मेरे जो नाना नानी थे ना वो हमेशा एक बेटा चाहते थे और चाहते थे कि कोई एक सेल्फ मेड बंदा हो जो कि अपने आप को ना प्रूव करे और कुछ करे बड़ा। तो मैं सोचा अब मैं इससे तो फिर मैं अपने ग्लोबल लेवल पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि शुरू से ही मैं एक तेज़ इंटेलिजेंट बच्चा आया हूँ। तो इसलिए फिर जाके पार्टिसिपेट करके मैं अपने आप को प्रूव किया जो क्योंकि उनकी ख्वाहिश ही यही थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस इवेंट की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम लगा? तकरीबन 3 मंथ्स लग गए थे। उनके वेबसाइट पे ना उनके हर साल का जो थीम होता है ना उसके ऊपर एक पूरा कंटेंट ओवरव्यू होता है। वो मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये सारा कुछ है, अब इस चीज़ पे डिस्कस करो कि कैसे ये दुनिया को अभी अफेक्ट करता है या किस तरह इसको किया जाए या नहीं।
सही। तो इस पे पॉइंट्स खुद बनाने होते हैं। तो टाइम आपको 3 मंथ्स तकरीबन लगे। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कंटेंट राइटिंग स्किल्स की आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट राइटिंग में, आपके कंटेंट में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको वो पोजीशन भी मिली और लोग आपके लिखे हुए को पढ़ना पसंद करते हैं? क्या ऐसा है उसमें? क्योंकि उसमें आइडियाज़ को ना बहुत ही एलैबोरेट करके एक्सप्रेस किया गया था। वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोरिंग तरीके से ये लिखा गया था। उसमें ना थोड़ा फ्लावरी होना भी होता है और थोड़ा अपना खुद का एक एक्सप्रेशन भी डालना होता है। ठीक है। उसके अलावा कंटेंट में ना, क्योंकि आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं ना, तो जितना हो सके ना उन सारों को ना एक ऑर्गेनाइज तरीके में भी लिखने की वजह से भी ना एक हो सकता है। और थोड़ा अपना टच भी डालो, थोड़ा ह्यूमर सा भी, थोड़ा लाइट हार्टेड सा। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा बहुत सीरियस हो। हाँ। अच्छा, इस जो वर्ल्ड स्कॉलर्स कप है, इस इवेंट में जाने के लिए इसके क्या प्री रेक्विजिट्स हैं? और जैसे आपने बताया कि 3 इसके स्टेजेस थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रीजनल स्टेज थी उसमें कौन कौन से टेस्ट थे, उसको विन करने का क्या तरीक़ाकार था, उसका जो अवार्ड है वो भी, उसकी भी हम तस्वीर अभी शेयर कर देंगे ऑडियंस के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। हाँ, रीजनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। हर कोई वैसे पार्टिसिपेट कर सकता है एज लॉन्ग एज आपकी टीम हो, या तो आप स्कूल के हो या प्राइवेट डेलीगेशन के हो, कोई भी कर सकता है। और ठीक है। जो टेस्ट है ना वो हर राउंड के सेम ही होते हैं। अच्छा। बस ये डिफरेंस है कि जो रीजनल राउंड है ना उसमें कंपेरेटिवली ईजियर होता है और फिर जाके थोड़ा और मुश्किल होता जाता है। रीजनल राउंड की प्रिपरेशन से पहले भी आपको कोई टाइम लगा था? नहीं। नहीं, उसमें आपने बगैर प्रिपरेशन के पार्टिसिपेट किया था। जी। सही। उसमें भी आपके राइटिंग स्किल्स की वजह से ही पोजीशन आई थी। जी। सही। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड आपकी जो ग्लोबल राउंड था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रीजनल से सिलेक्ट कैसे हुए और फिर ग्लोबल तक कैसे पहुंचे? हाँ जी। तो रीजनल में क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए एडमिटेडली थोड़ा सा वो बेरली हमारी पोजीशन आई थी, मगर क्वालिफाई हो गए थे। ग्लोबल राउंड में जाके ना, क्योंकि मैं खुद गया था, मेरे दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैं खुद गया था। मेरी टीम जुड़ गई थी युगांडा के लोगों के साथ। सही। तो उनसे मुझे फिर ना वो टेस्ट के एक दिन पहले पता चला था कि एक ना वो प्रिपरेशन होता है वो करने के लिए। तो उन्होंने ना एक प्रिपरेशन के लिए जो रिसोर्स पैक है ना, उन्होंने वो दिया था। तो एक दिन पहले मैंने उससे गो थ्रू कर लिया था ना, तो उस तरह प्रिपरेशन हो गई थी। और इसी तरह फिर मेरी और भी पोजीशन आ गई, क्योंकि इस दफ़ा तो प्रिपरेशन के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया था। सही। तो फैमिली सपोर्ट कितनी थी इस सारे इवेंट में? ज़ाहिर है कि आप जब रीजनल से आपने पोजीशन हासिल की, फिर आप उसके बाद आउट ऑफ कंट्री भी गए, दोहा गए, तो ये सारे प्रोसेस में फैमिली का क्या एक फीलिंग थी, उनका क्या फीडबैक था आपके साथ? उनका फीलिंग था कि दे वर हैप्पी कि मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था। और उनकी भी यही थी ओपिनियन कि ये नाना नानी खुश होंगे ये देख के कि बंदा ये कर रहा है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट राउंड था उसके बारे में बताएं। उसमें पूरी दुनिया से जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं ना इस कंपटीशन के, वो यहाँ पे जमा हुए होते हैं। कहाँ कहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? ओवर 50 कंट्रीज से, जैसे यूएसए के सिलिकॉन वैली तक से लोग आए हुए थे। और उसके अलावा यहाँ से तो ज़्यादातर एलजीएस और टीएनएस के भी लोग गए हुए थे यहाँ पाकिस्तान से। और काफ़ी मुल्कों से आए हुए थे जो भी कर रहे थे पार्टिसिपेट इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इस सारे प्रोसेस में से गुजरे और ज़ाहिर है कि आपने एक पोजीशन भी हासिल की, तो क्या डिफरेंस फील किया आपने अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपने कॉन्फिडेंस में? क्या बेहतरी फील हुई? ये फील हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड भी हो गया हूँ, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि मैं शुरू से एक शाय इंट्रोवर्टेड सा एक किड होता था। तो ये इससे मेरी थोड़ी ये पर्सनल ग्रोथ भी हो गई, इससे मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी मेरी बढ़ गई थी, मेरी कम्युनिकेशन। और क्योंकि मेरे कनेक्शंस भी काफ़ी बन गए थे ना, तो इसलिए मुझे ये भी पता चल गया कि मैं सोशली अपना सर्कल कैसे बढ़ाऊँ। आपकी इंस्पिरेशन इस सारे सफ़र में, ज़ाहिर है कि नाना नानी की तो वो एक आपने बात बताई, लेकिन आपको मोटिवेट किसने किया? ज़ाहिर है दरमियान में कुछ मुश्किल स्टेजेस भी आई होंगी, कहीं पे आपको लगा होगा कि शायद ये टेस्ट हो पाए, नहीं हो पाए, और एक एक्स्ट्रा करिकुलर में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी अक्सर नहीं लेते, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी? वैसे काफ़ी चीज़ें मोटिवेट कर रही थी, मगर दो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होंगे जिनका मैं इधर नाम लूँगा। जी। एक तो मेरे जो नाना बू थे अब्दुल रशीद ख़ान, वो क्योंकि खुद सेल्फ मेड मैन थे ना, वो लेस्को के वो एक एग्जीक्यूटिव होते थे, बड़े अफसर होते थे, यहाँ तक कि चाइना तक कनेक्शंस होते थे। सही। हाँ, तो इसलिए उनसे भी इंस्पायर होके। और एक तो मेरे दादा बू हैं, एक वो भी फैमिली के हेड हैं, वो एक डॉक्टर हैं,
और वो भी क्योंकि इस चीज़ को बड़ा फेवर करते हैं ना, ये इस अचीवमेंट वगैरह को, तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करके एक बड़ी पोजीशन हासिल की अभी लाइफ में ना, उनका बड़ा घर वगैरह है, तो इसलिए उनकी इज्जत बहुत है। अच्छा, आने वाले वक्त में आपके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या आप इस तरह के मज़ीद जो हैं वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? कोई प्लान किया हुआ है, कोई चीज़ अभी पाइपलाइन में है? अभी देखा जाएगा, अभी और भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, और आगे फ्यूचर करियर वगैरह में भी अगर बोला जाऊँ तो मेरा या तो होगा कि आईटी वगैरह में जॉब करूँगा, और साथ साथ एज अ साइड मैं शायद थोड़ी गेम डेवलपमेंट भी करूँगा, जो कि मैं खुद भी कर रहा हूँ, आजकल सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे तो ये 3 इवेंट्स थे, सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग वो आपको कब आई, अपनी कौन सी अचीवमेंट पे आई? मेरे राइटिंग के अचीवमेंट में, क्योंकि मैं दोनों ग्लोबल राउंड और ये इस फाइनल राउंड में मेरी पोजीशन राइटिंग में थी टॉप 20 में। सही। तो इससे मुझे वाकई पता चला था कि आई एम केपेबल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि आई एम दिस गुड एट दिस थिंग, तो आई कैन डू दिस। और आपकी जो पूरी टीम थी उसकी ओवरऑल पोजीशंस तीनों में वो क्या क्या रही? हमारे वो रीजनल राउंड और टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस में ये चीज़ क्लियर इतनी नहीं थी, मगर ग्लोबल राउंड में 61st थी हमारी आउट ऑफ एवरी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल काजी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप के इवेंट के बारे में बताया वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था, उसमें आपके लिए लर्निंग भी थी और उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं। अगर आपका इदारा है या आप ख़ुद भी किसी के साथ टीम बनाना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ इसके ज़रिए सीख सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।